सर्वोच्च न्यायालय को इस शक्ति के शासन द्वारा मर्यादित रखने तथा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रमुख साधन भी माना गया है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की भी रक्षा करता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है, कोई चीज़ छूट ना जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, उसके संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है। मतलब अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बार बार देखना, उस पर विचार विमर्श करना। 9वें नंबर पे है न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन। तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक क्षेत्र का प्रशासन भी कहा जाता है। यह भी अधिकार उसे प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 145 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, ये सारी चीज़ें निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। मतलब न्यायालय में केवल न्यायाधीश ही नहीं होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उनकी सेवा शर्तें, उनकी जो है वेतन, भत्ते, छुट्टियां, ये सारी चीज़ खुद सर्वोच्च न्यायालय ही निर्धारित करता है अपने कर्मचारियों के लिए। लेकिन राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो यह निर्देश दे सकते हैं कि इस प्रकार की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाए। मतलब या तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं करे, अगर राष्ट्रपति आदेशित करते हैं तो फिर वो कहाँ से किया जाता है ऐसी नियुक्तियां, लोक सेवा आयोग के माध्यम से या उसके परामर्श से। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को भी न्यायिक प्रशासन के संदर्भ में निर्देश दे सकते हैं। मतलब न्याय के क्षेत्र में या न्याय का प्रशासन किस तरह से होना चाहिए, इस क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय को भी निर्देशित किया जाता है। फिर है जनहित याचिकाएं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्तियां व कार्य। तो सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित अधिकार होते हैं, कार्य होते हैं। जैसे नंबर 1 पे है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 2 प्रकार के अधिकार आते हैं। पहला तो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। तो पहले अधिकार के बारे में हम समझते हैं पहले कि क्या चीज़ है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार जो है यह, इसका आशय यह है या उन विवादों से है जिनकी सुनवाई केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। मतलब कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनको हम सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन से मामले होते हैं? भारत सरकार, संघ सरकार या राज्यों की सरकार, या ये कह लीजिए भारत सरकार या फिर संघ सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों की सरकार। तो इनके बीच में अगर कोई विवाद है तो ऐसे मामले सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, भारत सरकार, संघ का कोई राज्य या फिर राज्यों और उसके एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में, मतलब भारत सरकार हो या केवल संघ शासित प्रदेश हो जो 7 है, उनकी सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसको सीधा सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तीसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में किसी संवैधानिक विषय को लेकर के अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो ऐसी स्थिति में भी उसको हम सीधे सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। उसे हम प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा इसी में है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करने में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है। अर्थात हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसकी रक्षा का कार्य हमारे राज्य के उच्च न्यायालय को भी दिया गया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी दिया गया है। अतः मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो चाहे पहले हम उसे राज्य के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर चाहे तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे हम प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार में 4 प्रकार के अधिकार आते हैं और कहाँ से ये अपील होते हैं? भारत के सभी उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट में अगर कोई निर्णय सही नहीं मिला है तो उसकी अपील कहाँ की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि यह भारत का अंतिम न्यायालय माना जाता है। इसलिए इसको 4 प्रकार की अपीलें सुनने का अधिकार है: संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। पहले नंबर पे है संवैधानिक।
संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि किसी उच्च न्यायालय के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में जो है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र न दे तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है अगर उसको विश्वास है तो कि उस विषय में संविधान से संबंधित प्रश्न निहित है। मान ली उच्च न्यायालय में अगर कोई मुकदमा ऐसा चल रहा है, विवाद चल रहा है जो कहाँ अपील की योग्य है, सर्वोच्च न्यायालय में, और वो कैसा होना चाहिए, संविधान से संबंधित होना चाहिए, तो ऐसे मामले को उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दूसरा है इसी क्रम में दीवानी। इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसे सन 1973 में कुछ संशोधन किया गया। और ये संशोधन कितने नंबर पे था? 30 नंबर पे था। संशोधन किया गया और संशोधन करते हुए जो है संवैधानिक संशोधनों के द्वारा अनुच्छेद 133 को यह निश्चित किया गया कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि इस विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न निहित है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय उस मुकदमे को देखेगा। पहले क्या था कि एक निश्चित सीमा के अंतर्गत, मतलब एक निश्चित धर्म, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी की कोई मुकदमा है तो उससे संबंधित अगर कोई विवाद होता था तो उसकी एक धनराशि होती थी, निश्चित होती थी कि अगर इतनी धनराशि है तो भी उसे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, न तो नहीं की जा सकती। लेकिन अनुच्छेद 133 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, धनराशि की सीमा को हटा दिया गया और ये देखा गया कि अगर उस विवाद में कोई संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तीसरा है फौजदारी। तो फौजदारी के क्षेत्र में उन विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है जिसमें चोरी, डकैती, हत्या, लड़ाई झगड़े, मारपीट, अपहरण, ये सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इसमें 3 जो है वो बनाया गया है प्रकार कि पहला तो ये उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय में ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया जाए या उससे नीचे के न्यायालय में अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया जाए। तो मान लीजिए कि नीचे के न्यायालय कौन होते हैं, जैसे जिले स्तर के होते हैं। ठीक है, तो जिले स्तर के न्यायालय जो है 3 प्रकार के होते हैं, दीवानी, फौजदारी और राजस्व। तो राजस्व में जो होता है वो सरकारी प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमे आते हैं, इसलिए उससे कोई संबंध नहीं होता है। दो ही होते हैं इसके संबंध में, दीवानी और फौजदारी। तो मान लीजिए कि नीचे के न्यायालय, तो फौजदारी क्षेत्र के अंतर्गत उन मामलों को दर्ज किया जाता है जिनमें चोरी, डकैती, हत्या, लड़ाई, मारपीट, झगड़े, अपहरण, ये सारे मुकदमे आते हैं। उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय के ऐसे किसी निर्णय को रद्द करके अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया जाए। तो यहाँ एक चीज आता है, उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालय। तो नीचे के न्यायालय मतलब कौन होते हैं, जिले स्तर के न्यायालय। इसमें 3 प्रकार के न्यायालय आते हैं, दीवानी, फौजदारी और राजस्व। तो राजस्व जो होता है उसमें तो सरकारी प्रॉपर्टी और जमीन, दुकान, मकान की बातें होती हैं, तो वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, दीवानी और फौजदारी ही आते हैं। तो मान लीजिए कि उच्च न्यायालय ने अपने से नीचे के न्यायालय से कोई मुकदमा अपने यहाँ मंगा करके और किसी व्यक्ति को क्या करे, मृत्युदंड दे दे, जिससे नीचे के न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध मुक्त कर दिया हो। मान लीजिए जिले स्तर के न्यायालय ने उसको अपराध मुक्त कर दिया हो, लेकिन फिर भी उच्च न्यायालय ने ऐसे विवाद को क्या किया, अपने यहाँ मंगाया और उसको फिर क्या दे दिया, अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, या फिर अपराध मुक्त कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष जो होता है वो चुप नहीं होता है, वो उसकी अपील कहाँ करता है, सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय में चल रहे किसी विवाद को अपने यहाँ लेकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया जाए। मतलब हाईकोर्ट ने नीचे के न्यायालय से मुकदमा मंगा करके उस व्यक्ति को क्या दे दिया है, मृत्युदंड दे दिया है। तो कोई भी व्यक्ति जो है सहर्ष मृत्युदंड को स्वीकार नहीं करता है, तो वो उसकी अपील फिर कहाँ करता है, सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय यह
प्रमाणित कर दे कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है, तो फिर उसकी अपील कहाँ की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में। फिर आता है विशिष्ट, चौथे नंबर पे। इसमें कुछ ऐसे मामले आते हैं जो अभियुक्त की श्रेणी में नहीं आते, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा इनकी श्रेणी में नहीं आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप इसमें फिर भी आवश्यक है, और अनुच्छेद 135 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़ के भारत के किसी भी अन्य न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वो अपील कर सकता है। तो सैनिक न्यायालय का तो न्यायालय अलग होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा जो है सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की दृष्टि से भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को भी अपीलीय क्षेत्र में इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं जितनी व्यापक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। अब तीसरा है कि अपील के लिए विशेष आज्ञा देने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैनिक न्यायालय को छोड़कर भारत के किसी भी क्षेत्र या किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपने यहाँ अपील करने की अनुमति दे सकता है। मतलब भारत के सभी उच्च न्यायालय और जो संघीय प्रदेश के न्यायालय हैं, उन सब के निर्णयों के विरुद्ध वो अपने यहाँ अपील करने की अनुमति दे सकता है। उसकी इस शक्ति पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है। दुर्गादास बसु इस अधिकार के संबंध में लिखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने इस अधिकार का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार कर सकता है। मतलब लोगों को एक भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अंतिम न्यायालय होता है, इसलिए लोगों को उम्मीद होती है कि हमें अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो आगे के न्यायालय में मिल सकता है, इसलिए सबको अपील करने की अनुमति देती है। फिर चौथे नंबर पे है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनः विचार कर उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा उस समय किया जाता है जब सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय से किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोई निर्णय देते हैं तो एक पक्ष को लगता है कि न्याय हुआ है, दूसरे को लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर उसको कोई ऐसा संदेह हो रहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय से किसी एक पक्ष के प्रति अगर न्याय नहीं हुआ है तो उस विवाद के संबंध में अगर कोई नवीन तथ्य सामने आता है, कोई जानकारी सामने आती है, तब ऐसा किया जाता है कि वो अपने द्वारा दिए गए निर्णयों पर सुनाने से पहले बार बार पुनर्विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़ या कोई बात छूट जाए और एक पक्ष को न्याय मिले तो दूसरे के साथ अन्याय हो जाए। फिर आता है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं, फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने इससे पहले जो है न्यायपालिका और उसके बाद व्यवस्थापिका का अध्ययन किया, और इसी क्रम में अब हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो न्यायपालिका सरकार का वह महत्वपूर्ण अंग है जो राजनीतिक प्रणाली में बहुत अधिक महत्व रखता है, और यह केंद्र और राज्यों के पारस्परिक विवादों का निपटारा भी करता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है, यह संविधान की भी सुरक्षा करती है और कानून को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। मतलब हमारे मौलिक अधिकार की भी रक्षा करती है, संविधान की भी रक्षा करती है और कानून को सुनिश्चित भी करती है। 3 तरह से कार्य करती है। यह कानूनों के शासन को स्थापित करने और शासन प्रबंध को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कानूनों और संविधान की रक्षा एवं व्याख्या करती है। न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड भी देती है। न्यायपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। अर्थात जितना अधिकार भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है
इतना अधिकार दुनिया के पूरे विश्व के किसी और न्यायालय के पास नहीं है। इसलिए न्यायपालिका अपने सभी उत्तरदायित्वों को कानून के प्रावधानों के अंतर्गत रह के ही पूरा करती है। मतलब जो उसका काम है उसे कानून के दायरे में ही रह करके वो पूरा करती है। अब आता है न्यायपालिका का अर्थ। न्यायपालिका के कार्यों में सरकार के दूसरे दोनों अंग अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचाए। दोनों अंग पारस्परिक रूप से जो है एक दूसरे से सहमत तो होते हैं, सहयोग भी करते हैं, लेकिन न्यायपालिका के कार्यों में निर्णयों में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका में न्यायाधीश पक्षपात एवं भेदभाव भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय देने में समर्थ होने चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब उनके ऊपर कोई प्रतिबंध न हो। कानून के शासन का सिद्धांत ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की देन है, और ब्रिटिश विद्वान A.B. डायसी ने कानून के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका सामाजिक स्तर कुछ भी हो, कानून के सामने वह सब समान है, और प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के कानून की सुरक्षा प्राप्त है। न्यायालय न्याय की व्यवस्था के लिए सभी एक समान रूप से कार्य करते हैं। न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित भी करती है। कानून के शासन का महत्व का पहला अर्थ तो यह है कि व्यक्ति को केवल कानून द्वारा स्थापित विधि का मतलब होता है कानून के आधार पर ही सजा हो सकती है। मतलब जो नियम है, जो कानून है, अगर कोई अपराध करता है तो उसी के आधार पर ही उसे सजा दी जाती है। इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने समानता या कानून का संरक्षण इसका प्राप्त हो, उस कानून का संरक्षण उसे प्राप्त होता है। और तीसरा अर्थ यह है कि निरंकुश शक्तियों का अभाव है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध से अवगत कराए बिना उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है। मतलब अगर किसी को शक्तियाँ ज़्यादा दे दी गई है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है और ना ही उसे सजा दी जा सकती है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का हिस्सा है। न्यायपालिका देश से संबंधित लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति उत्तरदायी भी है। अब आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उपाय क्या हैं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो बनी रहे, इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ उपाय किए गए हैं। जैसे नंबर 1 पे है न्यायाधीश को कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, अर्थात कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। दूसरा है पद की योग्यताएं। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही न्यायाधीशों के लिए जो है यह योग्यता है कि वो 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हों, या फिर जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसे चुना जाएगा वो अपने से नीचे किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक लगातार जो है न्यायाधीश के पद पर रह चुके हों और 10 वर्ष तक अधिवक्ता अथवा वकील के रूप में कार्य कर चुके हों। न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो न्यायाधीश को जो पद से हटाने की विधि या प्रक्रिया होती है वो ठीक उसी प्रकार से होती है महाभियोग की, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होती है। तो संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित करना होता है और संसद दोनों सदनों के द्वारा यह काम करती है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा मिलकर के ही ये कार्य करती है। यह कार्य आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश को राष्ट्रपति करते हैं, मतलब पद से हटाते हैं, और जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। फिर है व्यवस्थापिका में विचार विमर्श पर प्रतिबंध और आलोचना से मुक्ति। तो जैसे कोई भी न्यायाधीश कोई भी जजमेंट देता है या फिर निर्णय देता है तो उस निर्णय को लोकसभा में या राज्यसभा में या अन्य किसी संघ समुदाय में चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता है।
अर्थात उसके पक्ष में, विपक्ष में या अच्छाई बुराई पर कोई चर्चा नहीं होती है, ना ही उस पर कोई आलोचना या टिप्पणी की जाती है। फिर है न्यायाधीशों को वेतन। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है और अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो इसलिए इनका वेतन जो है पर्याप्त होता है और इनके वेतन में कोई भी कमियां, कटौतियां नहीं की जाती हैं। इसके अलावा इन्हें और भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, पेट्रोल, कार, स्टाफ, घर, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं इनकी निःशुल्क होती है। सेवा फिर आता है सेवानिवृत्ति के बाद वकालत कार्य पर प्रतिबंध। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब अवकाश ग्रहण करते हैं तो उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जाकर के वकालत का कार्य नहीं कर सकते। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं किसी अपने से ऊंचे अथवा सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के वकालत का कार्य कर सकते हैं, नीचे के न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय की रचना या फिर उसका संगठन कैसे किया जाता है। फिर है इसमें सबसे पहले नंबर पे है न्यायाधीशों की संख्या। तो न्यायाधीशों की संख्या निश्चित करने का अधिकार वैसे तो संसद का होता है, लेकिन मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो इनकी कुल संख्या मिलाकर के 31 हो गई है। पहले ये संख्या कम थी, मतलब बहुत पहले 1 मुख्य न्यायाधीश थे, फिर 25 अन्य न्यायाधीश थे, फिर 4 अन्य न्यायाधीशों को बढ़ा करके 29 किया गया, फिर और बढ़ाया गया, तो अब ये 30 हो गए हैं। ठीक है, 30 मुख्य अन्य न्यायाधीश हैं और 1 मुख्य न्यायाधीश, इसका मतलब 31 हो गए। इनकी संख्या, इनके क्षेत्राधिकार, इनके वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, इन सबको निश्चित करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है और संसद द्वारा इनकी संख्या समय समय पर कार्य के अनुसार बढ़ाई जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। घटाई मतलब 30 से कम नहीं होगी, जैसे बढ़ाया 4-5 बढ़ाया, फिर तो वो 4-5 काम खत्म होने के बाद कम कर दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं। मतलब जो अवकाश ग्रहण कर चुके हों 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ऐसे 4 न्यायाधीशों से क्या करते हैं, वो परामर्श लेते हैं। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं और जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वो परामर्श करते हैं। फिर है कुछ तदर्थ नियुक्तियाँ। तदर्थ नियुक्तियों का मतलब है अस्थायी नियुक्तियाँ। तो संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है पूर्व स्वीकृति से तदर्थ नियुक्तियां कर सकता है। अर्थात मान लीजिए जैसे कि न्यायालय में काम बहुत बढ़ गया है और न्यायाधीश कम है, तो ऐसी स्थिति में कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ली जाती है और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है वैसे ही उन न्यायाधीशों को उनके वापस पद पर भेज दिया जाता है। फिर आता है योग्यताएं, मतलब न्यायाधीशों की योग्यताएं। पहली योग्यता तो ये है कि वो भारत के ही नागरिक होने चाहिए। दूसरी कि वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुके हों और 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हों, मतलब वकील के रूप में कार्य कर चुके हों। इसके अलावा राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए, मतलब जानकार होना चाहिए। फिर आता है न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा महाभियोग या पद से हटाना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष की आयु तक के लिए होता है और 65 वर्ष की आयु तक वो कार्यरत रहते हैं। फिर 65 वर्ष की आयु समाप्ति के बाद उन्हें अवकाश दे दिया जाता है और उन्हें न्यायाधीश चाहे तो 65 वर्ष की आयु से पहले भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके अपने कार्यभार से मुक्त हो सकते हैं। मतलब कोई वो नहीं है कि अगर 65 वर्ष तक काम नहीं कर पा रहे हैं तो उससे पहले भी वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा
उन्हें हटाया भी जा सकता है। उनके ऊपर सिद्ध और कदाचार मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके कार्य में असमर्थ है करवाने में, ऐसा भी आरोप लगा के उन्हें पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रत्यावेदन दोनों सदनों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब सदन लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का उस पर समर्थन होना चाहिए। इसके बाद उस प्रत्यावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। उनके आदेश पर, उस राष्ट्रपति के आदेश पर न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले जो है न्यायाधीश को अपने पक्ष में भी कुछ न कुछ सफाई प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाता है और संसद के एक ही सत्र में महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए। एक ही सत्र का अर्थ होता है चाहे वो ग्रीष्मकालीन चाहे वो शीतकालीन। फिर है न्यायाधीशों के वेतन। तो 1998 के एक अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया और अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपये प्रति माह वेतन कर दिया गया। इसके साथ साथ उन्हें निःशुल्क निवास स्थान, आने जाने की सुविधाएं, छुट्टियां, पेट्रोल, कार, ये सब उनके सेवा काल में उपलब्ध कराई जाती हैं तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें पेंशन भी दिया जाता है। मतलब जिसे आप पेंशन कहते हैं तो वो भी दिया जाता है। फिर है उन्मुक्तियां या आलोचना से मुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने सभी कार्यों पर निर्णय के लिए आलोचना से मुक्त रखा गया है। मतलब उनके द्वारा कोई अगर आदेश दिया जाता है, कोई निर्णय दिया जाता है तो उसकी आलोचना कहीं नहीं होती। ना कोई न्यायाधीश करते हैं, ना संसद करते हैं, ना कोई नेतागण करते हैं। संसद द्वारा भी महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी समय पर न्यायाधीश के आचरण पर विचार नहीं किया जाता। अब मान लीजिए किसी एक न्यायाधीश के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है तो वो संसद के उसी सत्र में उस पर विचार विमर्श होगा, चाहे वो ग्रीष्मकालीन हो चाहे वो शीतकालीन हो। इसके अलावा और कभी भी किसी भी समय उस पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है। न्यायाधीशों का पद आलोचना से मुक्त होता है। मतलब उनको उनके ऊपर कोई आलोचना नहीं कर सकता, ना कोई टिप्पणी कर सकता है। फिर आता है न्यायालय का मुख्य स्थान। तो अनुच्छेद 103 के अनुसार जो है यह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायालय जो है वो दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बैठक करनी है तो उसे दिल्ली के अलावा और जगह पर भी की जा सकती है, जैसे अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में की जा चुकी है। तो जैसे क्या बैठक हो रही है, क्या मीटिंग हो रही है, क्या डिस्कस हो रहा है, कोई न जानने पाए तो ऐसे मैटर्स पे जो है बाहर, दिल्ली से बाहर उनकी बैठकों का आयोजन किया जाता है। फिर आता है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। संविधान में निश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका है वे सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी न्याय अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब रिटायर होता है तो वह किसी दूसरे न्यायालय में जाकर के वकालत का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब रिटायर होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा कर के वकालत का कार्य कर सकते हैं, इससे नीचे के न्यायालय में नहीं कर सकते। 5वें नंबर पे है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनको परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया। ये किसको परामर्श देते हैं? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 173 के अनुसार जो है किसी निर्णय के लिए या किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कानून के संबंध में कोई प्रश्न है ऐसा जिस पर सर्वोच्च न्यायालय से मदद मांगी जा सकती है या उनका ओपिनियन जाना जा सकता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं।
न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो माने या ना माने, लेकिन मांग सकते हैं, मांगने का पूरा अधिकार है। अभी तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 10 बार से अधिक परामर्श ले चुके हैं और 2002 में अनुच्छेद 174 विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि और चुनाव के प्रसंग में चुनाव आयोग के अधिकार और भूमिका के संबंध में परामर्श मांगा गया था। मतलब जैसे 2 सत्रों का मतलब है कि लोकसभा में जैसे 2 बैठक होती है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, उसी तरह से हर राज्यों की विधानसभाओं में भी 2 बार बैठक होती है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, दोनों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो क्यों हो गया, किस लिए हो गया, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति ने परामर्श प्राप्त किया है। अब यह निश्चित हो गया है कि राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगे तब सर्वोच्च न्यायालय उस पर विचार करने के बाद यदि परामर्श देना उचित समझे, आवश्यक समझे तो उन्हें दे सकता है, अथवा राष्ट्रपति को परामर्श देने से इनकार किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए परामर्श को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देना अनिवार्य माना जाता है। 6ठे नंबर पे है मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं वो, या ये कह लीजिए सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य करती है। और मूल अधिकारों का ही नहीं बल्कि ये संविधान की भी रक्षा करने का कार्य करती है, ये जो है लोकसभा राज्यसभा की भी रक्षा करने का कार्य करती है। तो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है इन सब कार्यों के लिए, और वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे लेख भी जारी कर सकता है। इसका अध्ययन आपने मौलिक अधिकारों में किया हुआ है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अब तक के कार्य के आधार पर निर्विरोध रूप से कहा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करने का कार्य हमेशा करता है और उसके प्रति सचेत भी रहता है। फिर आता है अभिलेख न्यायालय के रूप में। तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान भी प्राप्त है। मतलब रिकॉर्ड रखना, या ये कह लीजिए जिसे हम साक्षी के रूप में मानते हैं, जैसे हम बड़े का अनुकरण करते हैं, वो सब चीज़ें। पहला तो ये कि वह इस न्यायालय के निर्णय सब जहाँ साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और जिन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दिया है और ठीक उसी प्रकार का मुकदमा किसी राज्य के उच्च न्यायालय में है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के निर्णय को साक्षी मानते हुए उस पर अपना निर्णय सुना सकते हैं। दूसरा ये है इसमें कि इस न्यायालय के द्वारा अब उसकी अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। मतलब अगर कोई न्यायालय का अपमान करता है, उसकी आलोचना करता है, बुराई करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। 8वें नंबर पे है संविधान का संरक्षक। संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक का कार्य भी दिया गया है, और इसका अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानून की वैधानिकता की जांच करने की शक्ति प्राप्त है। वैधानिकता शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है ना। जो मतलब कानून बनाया गया है उसको बार बार देखना, उस पर विचार विमर्श करना, ये सब चीज़ों का अधिकार देता है। अतः संघीय संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे विधि को सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को इस